स्वागत है आपका इग्नू पाथवेज में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा पहचान जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के द्वारा ही हुई है कि अविनाश सर के बताए गए क्वेश्चंस हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में यूज़फुल होते हैं सभी प्रकार के बच्चों के लिए। लेकिन इस बार जैसा कि जानते हैं कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा दुविधा इस बात को लेकर रही है कि सर एमएचआई 01 और एमएचआई 101 के सिलेबस में अंतर हो जाने से क्या क्वेश्चंस के पैटर्न में भी कुछ अंतर होगा? तो आपको बता दें कि किसी प्रकार को घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के पैटर्न में बहुत कुछ बदलाव भी नहीं हुआ है। 1-2 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं न्यू सिलेबस में, तो उसको लेकर आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज जो हम इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमएचआई 01 और एमएचआई 101 दोनों के बारे में हम सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाए हैं, ताकि हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, दोनों प्रकार के बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो पार्ट 1 हमने इस बार न्यू स्ट्रैटेजी अपनाया है। यानी हर प्रकार के जो सब्जेक्ट्स के आपको प्रश्न दिए जाएंगे, जिस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उस प्रकार से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। यानी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेंगे 10 से 12 क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। यानी प्रत्येक पेपर का 2 पार्ट में आपको क्वेश्चंस पेपर देखने को मिलेगा। और सिर्फ क्वेश्चन से नहीं, उन क्वेश्चन से संबंधित जो आंसर्स है वो भी आपको पीडीएफ में उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे पिछले बार जून 2024 में आप मिनिमम अमाउंट देकर उस पीडीएफ को पढ़ते थे और उसके आधार पर आप प्रश्न का जवाब देते थे और आप अच्छे अंक से पास हो जाते थे। ठीक वैसे ही इस बार भी हम लोगों ने इस प्रश्न के सारे पीडीएफ को रेडी कर लिया है। तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन्हें मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा। आपको कैसे देना है, कहाँ पर आपको पैसा किस प्रकार से ट्रांसफर करना है, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो के बीच में बताई जाएगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो पर बने रहें। देखिए, तो पहला प्रश्न जो हम एमएचआई 01 में देखते हैं, ये आरंभिक संस्कृतियों को जानने में पुरातत्व हमारी कैसी मदद करता है, या पूरा पाषाण युग के लोगों के जनजीवन के साधन क्या थे। यानी पहला जो चैप्टर पाषाण युग से संबंधित है, उससे रिलेटेड प्रश्न हम प्रश्न संख्या 1 में देख रहे हैं। ये प्रश्न दो तरीकों से भी पूछा जा सकता है। या तो आपका प्रश्न आएगा कि संस्कृतियों को जानने में पुरातत्व की क्या भूमिका है, यानी पुरातत्व जो विभाग है वो किस प्रकार से हमारे ओल्ड संस्कृतियों को जानने में मदद करता है। जैसे हड़प्पा संस्कृति हो गई, मिस्र की सभ्यता होगी, मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी, तो वहां से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, उससे हम कैसे अपने संस्कृति के बारे में जानकारी पाते हैं, इससे संबंधित ये प्रश्न संख्या 1 में आप लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 हम देखते हैं, खानाबदोश पशुपालक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इन समूहों में घोड़ों का क्या महत्व था। तो खानाबदोश ऐसी जनजाति होती है जिसका अपना कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है। आज 10 दिन यहाँ, 15 दिन यहाँ, महीने दिन यहाँ, उसके कुछ दिनों के बाद वह अपनी दूसरी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। तो खानाबदोश जो पशुपालक होते हैं, यानी उनके साथ जो पशुएं होते हैं, चाहे वो भेड़ हो, बकरियां हो, उनके बारे में भी हम इस क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि खानाबदोश जो अपनी जिंदगी जीते हैं, उसमें पशुओं की भी काफी ज्यादा भूमिका होती है। तो अगर उस पशुओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम देखें, तो अगला प्रश्न देखिए उससे संबंधित है कि इन समूहों में घोड़ों का क्या महत्व था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले अगर किसी पशु को पालतू बनाया गया तो वो कुत्ता था। कुत्ता है, शुअर है, भेड़ है, बकरियां है। बाद में जब ईरान फारस के लोग इधर आने लगे तो ऐसा प्रतीत हुआ तो वो लोग अपने साथ घोड़ों को भी रखते थे। और घोड़ा उनका पालतू जानवर इसलिए भी काम आता था क्योंकि बहुत सारे सामान को ढोने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्जन करने में उनकी अहम भूमिका होती है। प्रश्न संख्या 3 हम देखते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर्स के डिस्कशन में ही बताया था कि कांस्य युगीन सभ्यता से चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न हर साल, चाहे वो जून के एग्जाम्स हो या दिसंबर के एग्जाम्स हो, अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस बार भी हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न है वो लिया है कि कांस्य युगीन समाजों की सामाजिक संरचना की चर्चा करें। यानी कांस्य युगीन सभ्यता जो है, उसमें वहां के जो समाज है वो किस प्रकार से रहते थे, उनका खान पान कैसा था, उनका पहनावा कैसा था, उनकी भाषा कैसे थी, वो किस प्रकार से अपने जीवन यापन करने के लिए किन किन चीजों का सहायता लेते थे। इनसे रिलेटेड प्रश्न की जो जवाब है वो आपको इसमें लिखना है। प्रश्न संख्या 4 हम देखते हैं। अच्छा, कांसा तो आपको पता ही होगा कि ये जो है एक धातु है, जो मिश्र धातु है, और ये दो प्रकार के धातुओं से मिलकर बनता है। यानी कॉपर और टीन को अगर हम मिला दे Cu+Zn, तो ये तांबा बनता है। ठीक है, चलिए
अब हम देखते हैं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि के बारे में अगर हम देखें कि शुरुआत का विश्लेषण कीजिए, या नवपाषाण समाज में पुरापाषाण समाज से किस प्रकार अधिक जटिल था। तो ये दो प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि जो प्राचीन काल के लोग हैं, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हैं, उस समय में जब पाषाण युग का समय चल रहा था इस पृथ्वी पर, तो उन लोगों की कृषि करने की प्रणाली कैसे थी, किस प्रकार से उन्होंने कृषि की शुरुआत की, और जैसे जैसे वह नवपाषाण काल की तरफ बढ़ते चले गए, तो कृषि में भी किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए, किस प्रकार के चेंजेस उसमें आए, इसके बारे में आपको प्रश्न संख्या 4 पर विस्तार से लिखना है। प्रश्न संख्या 5 हम देखते हैं, मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के कृषि उत्पादन की तुलना कीजिए। अगर आप पिछले प्रश्न को देखेंगे, पिछले साल के प्रश्न को देखेंगे, चाहे वो दिसंबर या जून की हम चर्चा करें, तो उसमें मिस्र की कंपैरिजन जो है वह हड़प्पा की सभ्यता से की गई थी। तो इस बार हमने क्या किया है कि मिस्र जो एक टॉपिक है उसको हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता की कृषि उत्पादन की तुलना करेंगे। तो जितने भी हमारी सभ्यताएं हैं, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो इन सभ्यताओं से रिलेटेड जो प्रश्न हैं अक्सर पूछे जाते हैं। तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो हमारे पुराने बच्चों और नए बच्चों को पढ़ना आवश्यक है। इस कारण से हमने इस टॉपिक को लिया है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की कृषि उत्पादन की तुलना कीजिए कि दोनों प्रकार की सभ्यता में जो कृषि उत्पादन होता था उसमें किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। मिस्र और हड़प्पा सभ्यताओं की व्यापार पद्धति का विवेचना करिए, यानी दोनों सभ्यताओं में जो आपस में रिलेशंस थे, ट्रेड रिलेशंस, व्यापार से संबंधित, जो समुद्री मार्ग द्वारा अक्सर होते थे, क्योंकि जब उत्खनन किया गया तो हड़प्पा हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स मिले हैं जिसका जो साक्ष्य है वो आपको मिस्र में, इजिप्ट में भी देखने को मिले हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इजिप्ट से बहुत सारे सामान का आदान प्रदान हड़प्पा सभ्यता में होता था, और हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे सामान का आदान प्रदान मिस्र में भी होता था। यानी कहीं ना कहीं हमारे इन दोनों सभ्यताओं का जो है वो पारस्परिक संबंध व्यापार से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये सिलेबस है उसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप्स होते हैं, जिसे संक्षिप्त में यानी 200 से 250 शब्दों के अंक में हमको लिखना पड़ता है। वो 5 नंबर 10 नंबर के अंक जो आते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि असीरियाई और बेबीलोनियाई साम्राज्य में क्या अंतर है, अरामाइक और एकोमेनिद साम्राज्य में क्या अंतर है, कोमोसिया सेंचुरेटा और कोमोसिया क्यूरेटा के बीच में क्या अंतर है। तो ये बेसिकली हमने ये जो संक्षिप्त टिप्पणी लिया है इसमें आपको अंतर ही बताना है कि इन प्रकार के साम्राज्य या इन प्रकार के समाजों में क्या अंतर है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से आप जाकर इसके पीडीएफ को आप ले सकते हैं। माया सभ्यता और एजिटिक सभ्यता के बीच में क्या अंतर है। अब एक चीज आप गौर करेंगे, जो पुराने सिलेबस के बच्चे हैं उनको प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी भी पुराने सिलेबस से जो प्रश्न आते हैं उनमें इन सभ्यताओं, इन साम्राज्यों के बारे में चर्चा की गई है। पर जो हमारे नए स्टूडेंट्स के बच्चे हैं, अगर वो चाहें तो क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 को स्किप भी कर सकते हैं। पर मेरा मानना है कि अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको कोई परेशानी होने की बात नहीं है, इसमें कोई नुकसान होने की बात नहीं है। अगर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ओल्ड वर्जन्स और न्यू वर्जन्स के पिछले 3 साल के पैटर्न्स को हमने देखा है, जो टर्म एग्जाम 2023-24 में जो दिसंबर में आए हैं, उसमें कुछ एकाध प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो पुराने सिलेबस से लिए गए हैं। तो कमोबेश अगर देखा जाए तो 2-3 चैप्टर्स को छोड़कर, 2-3 टॉपिक्स को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के टॉपिक्स में यह सामान्य ही पूछा जाता है। फारसी साम्राज्य और प्राचीन यूनियन सभ्यता, ये जो प्रश्न संख्या 5 है, ये दोनों प्रकार के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि फारसी सभ्यता और प्राचीन यूनानी सभ्यता में क्या अंतर है, या कभी-कभी ये प्रश्न आपके लॉन्ग आंसर्स में भी आ जाता है। हाँ, एक चीज और हम बोलना चाहेंगे कि कुछ प्रश्न जो शॉर्ट में आप पढ़ रहे हैं, मानते हैं कि इसे आपको 200 या 250 शब्दों में ही लिखना होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन पैटर्न में बदलाव होने के कारण ये जो लॉन्ग के क्वेश्चन है वो शॉर्ट में भी आ सकते हैं, और शॉर्ट के जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो आपसे आग्रह है कि कोई भी टॉपिक्स आप अगर आप पढ़े, चाहे वो आप टेक्स्ट बुक से पढ़े या हमारे पीडीएफ से आप पढ़ रहे हैं, तो उसे विस्तार पूर्वक ही पढ़कर जाए, ताकि ऐसा ना हो कि वहाँ एग्जाम प्रेशर होने के कारण, कुछ चीजें आपको याद ना होने के कारण आप कुछ गलत लिख के आ जाए या आधा अधूरा लिख के आ जाए, तो इससे आपको मार्क्स में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 में, प्राचीन यूनान में दास प्रथा की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन यूनान में दास प्रथा जो थी
यूनान के सभ्यता के बारे में, वहां किस प्रकार से महत्वपूर्ण विशेषता रखती थी, यानी दासों की कार्य प्रणाली जो है यूनान सभ्यता में किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आप प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, रोमन साम्राज्य में पेट्रिशियंस और प्लेबियंस के मत संघर्ष पर एक टिप्पणी लिखें। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो पिछले बार के क्वेश्चंस में भी मैंने इसे इंपॉर्टेंट कराया था। वो अलग बात है कि ये प्रश्न नहीं आ पाया, पर इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि रोमन समाज से अगर कोई प्रश्न आएगा तो इसमें ये अंतर जरूर पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग में नहीं पूछा गया तो शॉर्ट में तो ये आएगा ही। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, मिस्र में राजत्व और सरकार के स्वरूप की संक्षिप्त ब्रीफिंग करिए। यानी मिस्र की सभ्यता को आप जब भी पढ़ेंगे, याद रखिए, मिस्र की सभ्यता के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे तो इसे कंपैरिजन करके पढ़िएगा। यानी मिस्र की सभ्यता को यूनान की सभ्यता के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, मिस्र की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, मिस्र की सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी मिस्र की सभ्यता को आप जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो कभी ना कभी उसे दूसरे सभ्यताओं के साथ कंपेयर करके ही पूछा जाता है, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या समाज से संबंधित हो या वहाँ की पशुओं की यूजफुल से संबंधित हो। कोई भी प्रश्न है तो वो आप कंपैरिजन करके ही पढ़ेंगे। अब हम अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इस सेक्शन में हमने 10 प्रश्न ही लिया है और आगे के जो 10-12 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो इसके भाग 2 में आपको देखने को मिलेंगे। रोमन साम्राज्य में अभिजात वर्ग और जनसाधारण के मत संघर्ष पर टिप्पणी लिखे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो टोटल हमने इसमें 10 प्रश्न लिए हैं। तो इस जो पेपर है ये हमारा, इस पेपर के पार्ट 1 में आप देखेंगे कि ये जो 10 प्रश्न हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ आपके भाग 1 से लिया गया है। आपको भाग 2 के लिए अगली कड़ी में का इंतजार करना पड़ेगा, जो बहुत जल्द ही हम आपको इग्नू पाथवेज पर लेकर आने वाले हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ये जो हमारे 10 प्रश्न है इससे संबंधित अगर आपको पीडीएफ लेना है तो इस पीडीएफ को लेने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिया गया है स्क्रीन पर 8797079896, इस नंबर को आप नोट कर ले। इस नंबर पर सिर्फ आपको मैसेज करना है कि सर मुझे इस चैप्टर से संबंधित जो पीडीएफ है वो मुझे चाहिए, या इस प्रश्न से संबंधित जो आंसर्स है वो मुझे पीडीएफ के रूप में चाहिए। एक मिनिमम अमाउंट चार्ज के द्वारा आपसे लेकर ये सारे प्रश्न के इंपॉर्टेंट आंसर्स आपको बहुत ही शाब्दिक अर्थ में आपको मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, इस चैनल पर आप बने रहें। आगे और भी आपको इस प्रकार से हर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शेयर किए जाएंगे। हर चैप्टर्स में क्या बेसिक डिफरेंस है न्यू स्टूडेंट्स और ओल्ड स्टूडेंट्स के पैटर्न में, वो भी आपको बताया जाएगा। हर चैप्टर के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये हमारा कड़ी जो है तब तक चलता रहेगा जब तक आपका दिसंबर टर्म इन एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। थैंक यू।